मैं विकास मिश्र हूँ जी जी जी, और नमस्कार लोकमत समाचार का संपादक हूँ। जी जी। उसके पहले मैं बताऊं कि ये लोकमत समूह का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है अच्छा अच्छा। और जी 50 साल पहले नागपुर संस्करण की शुरुआत हुई थी। और जैसा आपको पता है कि लोकमान्य तिलक जी ने इसका नाम रखा था लोकमत, और बाकी चीजों से आप अवगत हैं तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे दर्शकों के बीच आए हैं और हम प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इन सारी चीजों में हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत मनीष जी यहाँ से करता हूँ। जो सवाल मैंने कहा था कि कई सारे पत्रकार आए लेकिन वो असफल हो गए, मनीष सिसोदिया जी की सफलता का राज क्या है? उसके बाद मैं आऊंगा एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि आपने जो सबसे बड़ा काम किया है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा आप बताएं कि सफलता का राज, अपनी एक्चुअली जर्नी के बारे हाँ, मैं पत्रकारिता से जब आगे बढ़ा में। जी तो मेरा मकसद कभी भी राजनीति में आना तो था ही नहीं। जी जिस पद पे मैं बैठा हूँ या जहाँ जो नेम फेम है आज, उसमें तो बिल्कुल नहीं था। जी इतना था कि कुछ लग रहा था, मैं 7-8 घंटे टीवी चैनल पे बैठ के खबरें पढ़ता था। जी अम, एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसका एक अपना जलवा है। आप पत्रकार हैं और हम समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस जलवे के साथ साथ जो मेरे अंदर कुछ करने की भावना है कि कुछ बदले, मुझे अपने लिए अधूरापन लग रहा था। इसलिए अचानक अरविंद जी से मुलाकात हुई और फिर आंदोलन, और आंदोलन के बाद एक्सीडेंटली पॉलिटिशियन हूँ कि मैं नहीं मानता कि हम डिजाइन करके पॉलिटिक्स में आए। जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब भी, और जब आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे उस वक्त भी लग रहा था कि भाई पार्टी बनाते हैं और पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग कुछ आएंगे इसमें। जी फिर ये हुआ कि हम ही चलें और हम ही चुनाव लड़ें। तो मकसद कभी भी राजनीति में आना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये रहा नहीं। हमेशा ये रहा कि जब पत्रकारिता में थे तब भी, जैसे आप कर रहे हैं, कि कुछ बदलाव हो जाए। जी आंदोलन में रहे तब भी यही था कि कुछ बदलाव हो जाए। अब राजनीति में है तो यहाँ भी मकसद यही है कि थोड़ा बदलाव हो जाए। ये पद से, इन सब से तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी का भी नहीं कुछ हुआ आज तक। आप जब राजनीति में आए, मुझे जो मैं आपकी यात्रा को देख रहा हूँ, खास करके शिक्षा आपका बड़ा केंद्रित बिंदु रहा है। और अभी आप बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम में भी थे और उसमें बच्चों ने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे थे आपके स्कूली दिनों को लेकर के। मैं उसको देख रहा था, तो उस अनुभव को जरा बताएंगे बच्चों ने क्या पूछा? कि एक एक बच्ची तो शायद ये पूछ रही थी कि आप कभी स्कूल से गायब रहे क्या, बंक मारा क्या? इस तरह के सवाल में कैसा अनुभव था बच्चों के बीच, कैसा मेरा लगता? प्लान था, वहां पर बच्चे मुझसे बातचीत कर रहे थे। जी और जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम करता हूं तो निश्चित रूप से एक ऐसा पद है ये जिस पे सम्मान भी है, इस पद का भी जी सम्मान है। और मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, टीचर से मिलता हूँ, तो सबकी जिज्ञासा रहती है कि यार ये आदमी कहाँ पढ़ा है, ये आदमी कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी। खासतौर से स्कूल में जाता हूँ तो स्कूल के बच्चों को लगता है अब हमारी एज में ये कैसा था। तो बच्चों के अंदर की सहज जिज्ञासा थी, जिसे हमने टीचर्स डे पे थोड़ा फ्री फ्लो दिया बच्चों को कि भाई पूछो जो पूछना है। और उसमें उन्होंने पूछा कि आप स्कूल को मिस करते हैं, बंक करते हैं कि बंक करते क्या। और साथ साथ पूछ रहे थे कि टीचर से डांट लगती थी क्या, टीचर्स, फेवरेट टीचर कौन थे, ऐसे टीचर कौन थे जिनसे आपको डर लगता था। तो वो अच्छा है, बच्चों के साथ इस तरह के कन्वर्सेशन से आप डाउन मेमोरी लेन में जाते हैं और फिर आपको चीजें याद आती हैं कि यार, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि स्पोर्ट्स को लेके आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था। उस वक्त मुझे याद आया कि यार मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ स्पोर्ट्स का एस नहीं पता होता था। मतलब स्पोर्ट्स का अच्छा। मतलब होता था रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री सुनना। इसके अलावा जिंदगी में स्पोर्ट्स कुछ था नहीं। तो और उस दौर में नहीं था, अब हो सकता है हो गया होगा वहाँ पे। तो स्कूल में स्कूल स्पोर्ट्स टीचर या किसी तरह के स्पोर्ट्स का होना तो बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे आप भी अपनी डाउन मेमोरी लेन में जाते हैं और फिर एक अंदर से कमिटमेंट पैदा होता है कि जिन हालात में हमने पढ़ाई की उनसे बेहतर हालात हम अपने बच्चों के लिए दें। इन सारे बच्चों के लिए जो दिल्ली में मेरी जिम्मेदारी में है, उनके लिए उनसे बेहतर हालात दें। तो ये एक अंदर से फिर कमिटमेंट आता है। उस बच्चे की तरह एक सवाल मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि कभी स्कूल से बंक मारा क्या? हमारे कौन, दर्शकों को बड़ा जानना अच्छा लगेगा जिन ये लोगों ने मैंने वो कार्यक्रम सुना। मैंने उस बच्चे को भी यही जवाब दिया था कि ऐसा कौन आदमी होगा जिसने स्कूल से बंक नहीं मारा होगा। जी 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 लिए
दूर कस्बे में सिनेमा लगता था जब 11वीं 12वीं में आ गए थे, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा, अब वहाँ पिकनिक स्पॉट और मॉल तो होते नहीं थे, वहाँ तो ये होता था, मेरे गांव के पास में एक नाला था, पानी में वहाँ डूबने चले गए, तैरने चले गए, तो उसके लिए बंक मार दिया। तो ये सब होता था, और एक वो उस उम्र का तकाजा होता है। आप जब राजनीति में आए और उसके बाद जरा तफसील से ये बताएं कि शिक्षा को लेकर के आपका रुझान कैसे पैदा हुआ, कि हमें शिक्षा को बदलना, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको कंपेल किया कि नहीं ये वो बिंदु है जहां हमको काम करना। एक्चुअली पत्रकार के रूप में काम करते हुए धीरे धीरे, और फिर एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हुए, जो अपनी समझ बन रही थी सारी चीज़ों को समझते हुए और देखते हुए सामने, वो यही थी कि यार मुल्क में हमने टेक्नोलॉजी ला के देख ली, हमने नए नए कानून बना के देख लिए, हमने राजनीतिक पार्टियां बदल बदल के देख ली, लेकिन बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। और चेंज मतलब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, एक माइंडसेट में बदलाव नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए शिक्षा को जिम्मेदार मानता हूँ। शिक्षा की सुविधाओं को नहीं, बल्कि शिक्षा के लक्ष्य को, कि हमने ये जिम्मेदारी तो उठा। और जब मैं कहता हूँ शिक्षा पे, मैं अक्सर रिपीट करता हूँ इस चीज़ को बार बार, कि जब मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं, तो मेरा ये अहंकार नहीं है कि हम ही काम कर रहे हैं। हमसे पहले दिल्ली में इतने सारे स्कूल कॉलेज हैं, हमने थोड़ी खुलवाए हैं। हम तो जुम्मा जुम्मा 6 साल 7 साल पुरानी सरकार है। IIT IIM जैसे संस्थान हमने थोड़ी खुलवाए हैं। इस देश की लेगेसी रही है शिक्षा में। तो मेरा एक एनालिसिस रहा पत्रकारिता के दौरान और एक्टिविज्म के दौरान भी, कि भाई अच्छी एजुकेशन तो हमारे देश में मिलती रही है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। IIT IIM का आप नाम लीजिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से हैं। लेकिन ये लोएस्ट जो एजुकेशन है ना, कि आप अपने यहाँ पढ़ने वाले किसी एक, जैसे मेरे यहाँ दिल्ली में 1.5 लाख बच्चे, और प्राइवेट स्कूल से 1 लाख और लगा ले, लगभग 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करके आते हैं। अब जो फेल हो गए या जिनको नहीं मिली, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जिनको मिल रही है, मेरी चिंता तो उनकी भी है, कि उनकी एजुकेशन का लेवल ये है कि एक बच्चा तो ऐसा है जो अपनी नॉलेज और 12वीं तक की उसकी अपनी स्कूलिंग के बेस पर वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की तैयारी कर रहा है, वो हार्वर्ड में पढ़ने की तैयारी कर रहा है, वो सेट एग्जाम दे के आया है। एक बच्चा ये है जिसको 12वीं का जो सब्जेक्ट वो पढ़ के आया है, उनके नाम ठीक से नहीं पता, उनका कंटेंट ठीक से नहीं पता, दोनों 12वीं पास करके आए हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो बच्चा सेट की तैयारी कर रहा है, दुनिया की किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एंट्रेंस दे चुका है, वो हमारी उपलब्धि है। पर एक ऐसा बच्चा उसके साथ साथ, और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पास हो रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होना है, वो एक लेटर ठीक से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी बच्चे निकल रहे हैं। तो मेरा मेरा मानना ये है, जो मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग पत्रकारिता ने मुझे दी और सोशल वर्क ने दी, कि यार ये बॉटम लिमिट जो है ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा। अपर लिमिट तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ठीक कर ली है, कि हमने इतनी बढ़िया शिक्षा देने की व्यवस्था कर ली कि कोई बच्चा योग्य होगा तो हम उसको साइंटिस्ट बना सकते हैं, चांद पे भेज सकते हैं सब। लेकिन हमने अभी तक ये अश्योर नहीं किया कि हमारे स्कूल सिस्टम में जो बच्चा आएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा आएगा, हम मिनिमम उसको इस लेवल तक तो लाएंगे ही लाएंगे। स्काई इज द लिमिट, बट व्हाट इज द बॉटम। मैं ऐसी शिक्षा पे काम करना चाहता हूं जहां मतलब स्काई इज द लिमिट तो रहे, लेकिन बॉटम लिमिट भी तय हो। हम बच्चे के माँ बाप को, बच्चे को गारंटी दे सके कि जब आप हमारे यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आप मिनिमम इतने तो होगे, मैक्सिमम आपका पराक्रम है। तो वो मेरे को जो समझ बनी, जब राजनीति में काम करने का मौका मिला, सरकार में अरविंद जी ने कहा कि भाई जो पहली कैबिनेट बन रही है उसमें मैं आपको रखना चाहता हूं, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि जब आप रखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं शिक्षा विभाग, अगर आपके मन में रहे कुछ और ना हो तो शिक्षा विभाग में देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये अच्छा है कि आपकी चॉइस थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और ही वाज सो हैप्पी। मेरी चॉइस थी, और उनका उनका जो एक विजन था कि मेरा विजन यही है कि मेरे मंत्रियों में से जिसकी जो चॉइस हो, तो उन्होंने सबसे डिस्कस करके उनकी चॉइस के मिनिस्ट्रीज उनको दी। ये एक अच्छा रहा, और शिक्षा मेरी चॉइस में थी। फिर कैसे आगे कैसे बढ़े आप, क्योंकि बहुत कठिन होता है उसी परिस्थिति में, वो स्कूल वर्षों से चल रहा है, मास्टर साहब आ रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है, भवन नहीं है, क्योंकि वो हालात हम देखते हैं, आज भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि बदल गया है, पूरे देश में हम वो हालात देखते हैं। तो कितना कठिन था दिल्ली की उन तंग गलियों में या उन सब जगह पे
एक एक स्कूल को एनालाइज करना उसको और फिर उस जैसे पे मैंने काम। हाँ जैसा मैंने कहा फंड कि फंड की बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं विकास भाई, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो राजनीति में कमिटमेंट है। सरकारों के पास फंड की कमी नहीं होती है। अगर आप ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं तो फिर सरकार में आपके पास अच्छे काम के लिए फंड की कमी नहीं है। ये मैं और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि लुटाने के लिए पैसा आ जाता है, आप बहा नहीं सकते, बट आप जितना खर्च कर सकते हैं और जितना खर्च करना चाहते हैं किसी एक उस पर, आपके पास पर्याप्त पैसा है और मैनेज करके हो जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती सरकार में। क्योंकि सरकारें रोना रोती हैं कि पैसा नहीं है। हम फिर तो यही देखते आए हैं अभी तक से, सरकारें प्रायोरिटी नहीं है ना भाई। अब आप 10 करोड़ का काम 12 करोड़ में इसलिए कराएंगे कि 2 करोड़ आपको चाहिए, और उस 10 करोड़ में से फिर ठेकेदार से लेके अफसर तक जाएगा, तो फिर तो निश्चित रूप से पैसा नहीं है। आप 10 करोड़ का काम कोशिश करिए 8 करोड़ में हो जाए, तो फिर पैसा भी आता है। और फिर आपको प्रायोरिटीज फिक्स। शुरुआत जब हुई तो 2015 मतलब 13-14 की तो बहुत ब्रीफली एक गवर्नमेंट थी 49 डेज की। लेकिन उसके बाद जब 15 में एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त मैंने स्कूल्स में जाना शुरू किया था। और मुझे यही लगता था कि पत्रकारिता में मैंने जो कुछ स्कूलों का हाल देखा है, मैंने सोशल एक्टिविज्म के दौरान जो स्कूलों का हाल देखा है, तो मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता था। और मैं जब ऑफिसर्स के साथ यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में बैठता था, तो वो मतलब धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया था कि आदमी ज़मीनी हकीकत जानता है। आप इसको रोजी पिक्चर देख के 4 सल्यूट मार के, क्योंकि जब आप सत्ता में आते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो खतरा आज मैं, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक रुचि भी रखता हूँ और अपने आप को अध्ययन करता रहता हूँ अपने अंदर को, मैं मानता हूँ 2015 जैसा वर्ष किसी भी मतलब जो एंट्री पॉइंट है आपका सत्ता में, कोई भी वर्ष हो सकता है, वो बड़ा क्रूशियल ईयर होता है। जिन अफसरों के बाहर आप लाइन में लगा के खड़े होते थे और वो अफसर आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता था, अचानक वो आईएएस ऑफिसर आपके दरवाजे के सामने आके बैठने लगता है, वो आपसे अपॉइंटमेंट मांगने लगता है। जिस एसडीएम के दफ्तर में, जिस एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर के दफ्तर में आप फोन कर करके थक जाते थे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, एक एक्टिविस्ट के रूप में भी, अरे इवन कई बार पत्रकार के रूप में भी बहुत हील हुज्जत करके अपॉइंटमेंट्स मिलते थे बहुत बार। वो अचानक सारे लोग आपके दफ्तर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई आपसे काम है, आप उनसे काम ले सकते हो, आप उनको डायरेक्शन दे सकते हो। तो ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है एक संघर्ष कर रहे व्यक्ति का सत्ता में पहुंच जाने के वक्त पे। वो मुझे याद है। और मैं क्योंकि मेडिटेशन करता हूं तो उस वक्त अपने अंदर के अकरेंसेस को मैं देख पा रहा था कि, और अरविंद जी खुद भी मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग इस पर चर्चा भी करते थे कि ये वो क्रूशियल मोमेंट है कि अगर हमने इसमें अपने आप को संभाल लिया, हम इस सल्यूट को एंजॉय नहीं करने लगे, तो हम शायद संभल जाएंगे, संभले रहेंगे। और हमने बहुत बहुत सावधानी से उस सल्यूट को एंजॉय नहीं किया उस व्यक्ति से जो हमें अचानक ये अच्छा लगना कि आज वो आईएएस ऑफिसर, वो पुलिस वाला, वो एसएचओ बाहर खड़ा हुआ है जो जिससे मैं मिलने के लिए बाहर खड़ा होता था। तो इसीलिए सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सबको, मतलब ऑफिसर्स भी अच्छे लोग हैं, टीचर्स भी अच्छे लोग हैं। मैं जब स्कूलों में गया तो देखा बहुत बुरी हालत भी थी, लेकिन उसी में ऐसे टीचर्स भी थे जो इस सब रॉटन सिस्टम के बीच भी बच्चों को पढ़ाने के लिए तन मन धन से लगे हुए थे। तो उनको देख के मेरा हौसला बढ़ता था और उनके साथ लेके जब चलना शुरू किया, तो आज दिल्ली के जो अच्छे काम करने वाले टीचर्स हैं उनके भी हौसले बढ़े हुए हैं और मेरे भी हौसले बढ़े हुए हैं। आपने वो संख्या भी बढ़ा दी है, जो टीचर्स को पुरस्कृत करते थे, वो संख्या भी आपने बढ़ा दी है। एक आपके एजुकेशन सिस्टम में मुझे जो बहुत बढ़िया और बड़ा फैक्टर लगा था, बिजनेस ब्लास्टर्स आपने एक वो शुरू किया है कि उन बच्चों के भीतर जो है व्यवसाय करने की, मैनेजमेंट की क्षमता विकसित की। ये कहाँ से आया और क्या है ये पूरी योजना? ताकि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग, दुनिया में भी ये आपका इंटरव्यू जाएगा तो लोग ये जाने कि इस तरह से हम बहुत ग्राउंड लेवल पर भी कोई तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है कि स्कूली दिनों में किसी को हम इस तरह की ट्रेनिंग दें। मैं एक्चुअली बहुत लोगों से मिलता रहा, जो लोग क्योंकि मुझे ये था कि दुनिया के कुछ देशों में एजुकेशन में अच्छे प्रयोग हुए हैं, तो मैंने यहाँ अपने देश के अच्छे प्रयोग से भी समझा और विदेशों के से भी समझा। तो इसी क्रम में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की जो इंडिया में पढ़ के अब विदेशों में सेटल हो गए हैं और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। तो उनसे मेरी हमेशा जानने की जिज्ञासा रही, जब भी मैं उनसे मिलता था किसी भी काम से, कि यार
बाकी सारी तो चीजें ठीक है। आप ये बताओ कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने जो पढ़ाई की अपने देश के स्कूलों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या दिख रहा है, और उसको लेके मैं बहुत चर्चा करता था। तो उसी क्रम में मुझे एक हमारे कर्नाटका के एक मित्र मुझको मिले, जिन्होंने मुझे एक, क्योंकि आई रिमेम्बर दैट कोट अनकोट मीटिंग, उन्होंने मुझे कहा कि वो नासा के लिए एक इक्विपमेंट बनाते हैं, नासा में जो स्पेस शटल जाता है उसके लिए एक इक्विपमेंट बनाते हैं अमेरिका में, और बहुत प्रतिष्ठित हैं वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश के कॉलेजेस में और स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट नहीं है। मैंने अपने दोस्तों के साथ जो मुझे एजुकेशन पे एडवाइस करते हैं, काम करते हैं, बेंगलोर में भी हैं और भी बहुत अलग अलग तरीके के लोग एडवाइस करते हैं, उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने फिर सुझाव दिया कि हम क्यों ना एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट करिकुलम शुरू करें। और उससे, पर ये ऐसा नहीं कि एक घटना से हो गया, बहुत सारे सवाल थे अपने अंदर। मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के बारे में बोलता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग पढ़ते थे कि हमारा देश विकासशील है। आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हम तब भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हमारा देश विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। और अगर हमने एजुकेशन पर, खासतौर से एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पे काम नहीं किया, तो हमारे बच्चे का बच्चा भी यही पढ़ेगा कि हमारा देश अभी विकासशील है। इसको मैं इकोनॉमी से जोड़ के भी देखता हूँ कि हम लोग सपना तो देखते हैं कि काश हमारा देश भी विकसित हो जाए, काश हमारा देश भी खूब पैसे वाला हो जाए, लेकिन होगा कैसे भाई? अपने एक सबसे होनहार बच्चे को हम अपने देश में आईआईटी से, आईएम से, सेंट स्टीफन से या किसी बढ़िया कॉलेज से पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसको पढ़ा के हम अमेरिका नौकरी करने भेज देते हैं, जापान नौकरी करने भेज देते हैं। अच्छी बात है, एक बड़े पैकेज पे हमारा बच्चा जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है, बड़ी कंपनी में दुनिया में के नाम कमाता है। लेकिन इकोनॉमिक, देश की आर्थिक हालत में देखें तो देश के हिस्से में केवल सैलरी आती है, और हमारे बच्चे के ही बनाए हुए प्रोडक्ट से सारी दुनिया भर में उस प्रोडक्ट से जो फायदा उस कंपनी को हो रहा है, वो फायदा होता है अमेरिका या जापान की उस इकोनॉमी को जहां की वो कंपनी है। तो भारत के हिस्से अपने कुछ नहीं आया। तो मुझे लगा यार, हमारे देश में केवल और केवल जॉब सीकर क्यों बनते रहे, हमारे यहाँ जॉब प्रोवाइडर भी तो होने चाहिए। तो अगर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें जॉब प्रोवाइडर बनाने पड़ेंगे। अगर देश की समस्याओं का हल करना है तो हमें जॉब प्रोवाइडर बनाने पड़ेंगे, और ऐसे कमिटेड जॉब प्रोवाइडर बनाने पड़ेंगे, अपनी एजुकेशन में एंटरप्रेन्योर बनाने पड़ेंगे तो सॉल्यूशन लेके आए। आज भी मुझे नहीं पता, आपने देखा कि मैं दिन में एक प्रोग्राम कर रहा था ये बिजनेस ब्लास्टर की, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया बिजनेस ब्लास्टर के लॉन्च में कि आप सोच के देखिए, एक तरफ हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं हैं और इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। समस्या है कि हमारे देश में लोगों के पास घर नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास में सिविल इंजीनियर्स की फौज खड़ी हुई है जो नौकरी लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। तो सिविल इंजीनियर्स हैं, संसाधन हैं, बेघर लोग हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या है काम जनरेट होने की? लेकिन हमको काम, हमारी एजुकेशन हमको काम जनरेट नहीं करना सिखाती। हमको लगता है काम तो पीडब्ल्यूडी जनरेट करेगा। वो इंजीनियर लाइन में बायोडाटा लेके पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में बैठा होता है, मुझे इंजीनियर बना दो। सेम विद डॉक्टर्स, सेम विद, मतलब हर चीज में। आप एग्रीकल्चर में देख लीजिए, आप फूड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के इतने बच्चे हमारे यहाँ निकल रहे हैं और सबके सब लाइन में लगा के खड़े हुए हैं, हम एक नौकरी लगा दो। उधर अभी भी देश के 18 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक तरफ 18 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है, एक तरफ हमारे पास में बेरोजगार फूड स्पेशलिस्ट की भीड़ लगी हुई है, बेरोजगार खड़े हुए हैं वो लाइन में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में वो कमी रह रही है ना। तो उसको, इन सारे गैप्स को, विकासशील विकसित के गैप को भरने के लिए, ये जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जॉबलेसनेस के गैप को भरने के लिए, इन सब को भरने के लिए मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें हमने ये प्रयोग किया बिजनेस ब्लास्टर्स का, और बच्चों को स्कूल एज में ही बिजनेस करना सिखाना, ताकि उनका अंदर का डर निकल सके, ताकि वो एक अच्छे टीम लीडर बन सकें, अच्छा जॉब क्रिएटर बन सकें। ये हमारा उसका कार्यक्रम का मकसद है। एक सीड मनी भी आपने उन बच्चों के लिए दिया है, और आप बता रहे थे कि कहीं एक स्कूल में बड़ा बढ़िया उसका रिजल्ट भी आया है, वो क्या है? बिल्कुल, इसी जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है, इसके तहत हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चलाते हैं। तो उसमें 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हमने ये शुरू किया है कि हम उनको अब 2-2 हजार रुपए देंगे। पिछले बार भी 1-1 हजार रुपए दिए थे, और इस साल हम 2-2 हजार रुपए देंगे अपने बच्चों को, और उन्हें कहेंगे कि अकेले या कुछ और ग्रुप में 2,000, 5,000, 20,000 का एक प्रोजेक्ट बनाइए, माइंड में इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, और वो बिजनेस को सक्सेस करके दिखाइए। सरकार सीड मनी देगी, प्रॉफिट आपका
खर्चा घाटा हुआ तो चिंता मत करो, सरकार ने सीड मनी दिया है आपको। तो पिछले साल जब हमने 1,000 रुपए दिया बच्चों को, तो ये पायलट हमने किया था। तो जिस 2 बच्चों के ग्रुप को हमने 2,000 रुपए दिए, मतलब 2 बच्चों का एक ग्रुप बना, हमने 1,000 करके उनको 2,000 रुपए का सीड मनी दिया। उन्होंने कुछ काम किया पेंटिंग वगैरह बनाने का और इन सबका, और उनको 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया 1.5 महीने में। अच्छा। तो इस तरह के 9 ग्रुप बने। किसी ने 9 बच्चों का ग्रुप बना तो उसने 18,000 हमसे 9,000 हमसे लिए। 8 बच्चों का ग्रुप बना तो 8,000 लिए। 5 का बना तो 5,000 लिए। तो इन सब ग्रुप्स ने 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट कमा के दिखाया, और ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज बिजनेस के लेकर आए, जिससे ये लगा कि यार हमारे बच्चों में क्षमता तो बहुत जबरदस्त है, केवल उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। इसलिए फिर हमने इससे उत्साहित होकर आज दिल्ली के 3.5 लाख बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम उनको 2-2 हजार रुपए ऑफर करेंगे, और वो अपने अकेले या ग्रुप्स में बिजनेस आइडियाज लेके आए और स्कूल लेवल पर उसको सक्सेस करें। स्कूल लेवल के मोस्ट सक्सेसफुल आइडियाज को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिवार्ड करेंगे और स्टेट लेवल पे भी रिवार्ड करेंगे, ताकि बच्चों में इंकरेजमेंट रहे अच्छा करने के लिए। और साथ साथ जो टॉप 100 प्रोग्राम्स, टॉप 100 बिजनेस आइडियाज बच्चों के सक्सेसफुल रहेंगे, उनको हम दिल्ली में स्टेट लेवल पर एग्जिबिट करेंगे, उनका एक प्रदर्शनी लगाएंगे और देश के इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि आप आइए और हमारे बच्चों के आइडिया में इन्वेस्ट करें। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए 1-2 लाख इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये छोटे छोटे हमारे बच्चे होंगे 1 साल बाद, तो इनमें इन्वेस्ट करें लोग। इसका एक और चरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी क्रम में जो 100 टॉप आइडियाज होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस ब्लास्टर्स के, इन 100 में से भी हम टॉप 10 चुनेंगे, और इन टॉप 10 को हम दिल्ली की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है हमारा, IGDTU है, हमारे NSUT है, IP के कॉलेजेस हैं, इनमें हम इनको डायरेक्ट एडमिशन देंगे बिजनेस मैनेजमेंट में, ताकि ये बच्चे अपने उसकी पढ़ाई कर सकें। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह कहा था कि अब धारा उल्टी भी बहने लगी है, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स थे वहां से भी कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। तो ये वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। 3 साल पहले हमने रोहिणी में एक नया स्कूल खोला। जब नए स्कूल खुलते हैं तो ये हमेशा होता है, और पुराने स्कूलों में भी अब बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ले लीजिए। रोहिणी में एक नया स्कूल खोला था, तो ये 2017 की बात है मेरे ख्याल से। तो हमारे सारे जो वहाँ के अथॉरिटीज थे वो इस पक्ष में थे कि भाई इसमें ना ऐसा करते हैं, ग्रेडेड एंट्रेंस देते हैं कि पहले 6th क्लास ले लेते हैं ताकि एक साथ बच्चे नहीं आएंगे, तो हम सारे क्लासेस शुरू नहीं करते हैं। पर मुझे विश्वास था कि अगर हम नया स्कूल शुरू करेंगे तो आसपास के स्कूलों से बच्चे आएंगे जरूर। तो हमने उसको शुरू कराया, पूरी सारी क्लासेस में शुरू करा दी, और 1,000 बच्चों में से 900 बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के आ गए। ऐसा बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। आज आप किसी भी स्कूल में दिल्ली के चले जाइए और एक बार क्लास में जाके पूछिए कि आप में से पिछले साल या उससे पिछले साल तक बच्चे कहाँ पढ़ते थे, तो आपको एक अच्छी खासी संख्या मिलती है प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की। अच्छा मनीष भाई, कभी ऐसा होता है कि दूसरे राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं या कोई बड़ी धीरे से आपसे मिलते हो कि यार जरा सा गुरु बताना, मुझे भी कुछ हम भी कर पाए, ऐसा होता है? क्योंकि राजनीति में तो ठीक है, ऊपर से आलोचना करनी है आपकी तो करेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर कभी ऐसा होता है? देखिए, बंद कमरे में तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन ठीक है, सबकी राजनीतिक मजबूरी है, पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने हैप्पीनेस उस पे पूछने वाला था मैं कि हैप्पीनेस का उसको थोड़ा सा बताया। लेकिन 10-12 राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर्स आए थे, और देश भर में से भी बहुत लोग आए थे। राज्यों के कुछ राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर्स को अच्छी लगी चीजें, और फिर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भेज के उसको अमल में लाने की भी शुरुआत की थी। लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, देखिए सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ ऑफिसर से लेकर आपके स्कूल में खड़े टीचर तक, सबके अंदर समझ है, और वो ये समझना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या पॉलिटिकल विल लेके आ रही है। अगर पॉलिटिकल विल उनको दिखती है तो वो करते हैं, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है, और फिर मैं तो बिजी रहूंगा मिड डे मील में कमीशन खाने में, और उस कमीशन से अपने बच्चों को विदेश घुमाने में, और मैं अपने प्रिंसिपल को चाहूं कि आप अच्छे से पढ़ा लो,
और मिड डे मील भी ठीक से बांट दो तो ये होने वाला नहीं है। तो ये हैप्पीनेस कार्यक्रम कैसा चल रहा है, जो क्योंकि बड़ा फेमस हुआ ये हाँ, आपका? हैप्पीनेस भी जैसे अपनी बातचीत में कहा, मैं मतलब मेरे साथ अच्छा रहा, संयोग रहा कि मेरे पिता जी काफ़ी अध्यापक भी थे और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही मेडिटेशन सिखाया और मेडिटेशन के प्रति मेरी रुचि बनाई। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन उस वक्त से ही मैंने गीता भी पढ़ी और सब चीज़ें पढ़ी। पढ़ते-पढ़ते मुझे लगने लगा था कि यार ये भारत का जो ज्ञान है, उसका जो सार है, उसमें कुछ दम तो है। तो जिस वक्त मैं गीता पढ़ रहा था, बुद्ध को पढ़ रहा था, उसी वक्त इत्तेफाक है कि 6th 7th 8th क्लास में मैं वो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, एटम जी की जी। जर्नी। तो मतलब एक तरफ मैंने पढ़ा कि हमारे देश में 2500 साल पहले या शायद 3000 साल पहले गीता में, बौद्ध दर्शन में वो बात कही गई कि चारों तरफ अणु ही अणु हैं और सब कुछ अणुओं में विभाजित है और सब ऊर्जा में संप्रवाहित है। ऐसा हमारे धार्मिक रिसर्च के, हमारी आध्यात्मिक रिसर्च ऐसी कहती है। हमारे ही देश ने 1500 साल पहले शून्य दिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक रूप से शून्य का, दशमलव का आविष्कार किया। तो हमने अंदर जाके उस एनर्जी को, उस स्ट्रक्चर को समझा है अपने अंदर जाके। ये भारत की कमाई रही है और वो हमने 2500 से 5000 साल पहले कर लिया था। अब आप देखेंगे कि 300 साल पहले अमेरिकन लैब्स में वैज्ञानिक खड़ा होकर वही बात कह रहा है, जो बात हम 2500 साल पहले कह चुके थे। तो वो इमोशनल साइंस पे काम करके हमने जो उपलब्धि 5000 से 2500 साल पहले हासिल की, आज अमेरिकन यूरोपियन लैब में खड़ा होकर 300 साल से लेकर 150 साल के बीच में वैज्ञानिक उसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि हाँ जी, सब कुछ एटम्स में है, एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। नाम हमारे लोगों ने नहीं दिया था, उन्होंने कड़ा अणु और उसकी कुछ कुछ अपनी उपमाएं दी थी, और वो सब एक ऊर्जा में, एक आवेग में सब कुछ बंधे हुए हैं। तो ये सब करते करते फिर दलाई लामा साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कुछ कुछ मुझे समझाया और बच्चों से भी मिलता था। तो लगा कि यार भारत का जो ओरिजिनल ज्ञान है उसको हम बच्चों तक कैसे लाएं, जो हमें अंदर से खुश होकर जीना सिखाता है, रिलेटिविटी में नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, अंदर से खुश होकर जीना सिखाता है, वो जो शून्य की खोज कर पाता है, वो जो इतना गहन ज्ञान है। इसलिए फिर हमने एक हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया, जिसमें हम इमोशनल साइंस पे बात करते हैं, हम रिश्तों पे बात करते हैं, हम रिश्तों के विज्ञान पे बात करते हैं, हम अंदर हो रही घटनाओं पे, गुस्से पर काबू की बात नहीं करते हैं, हम काबू की बात नहीं करते हैं। गुस्सा काबू नहीं करना है, लालच काबू नहीं करना है। शराब पीने की इच्छा हो रही है तो मैं तो कहता हूँ 1 बोतल क्यों 2 बोतल पियो, लेकिन अंदर से एक बार समझ तो लो कि क्यों पीने की इच्छा जागृत हो रही है, हो सकता है कुछ और चाह रहे हो। जी तो हम बिल्कुल। किसी चीज को काबू करने की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि समझ लो, साइंस को समझ लो, आप गलत काम करोगे नहीं। तो ये हैप्पीनेस कैरिकुलम है, इसके काफी तारीफ हो रही है चारों तरफ में। एक है जी, काफी इसके, और एक है आपने अभी ये किया है कि जो आपके टीचर्स हैं वो दुनिया भर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पढ़े और हम उनका खर्च देंगे। ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की कोई बात आई है टीचर्स के लिए। ये कैसे शुरू हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अ, अगले 10 वर्षों के लिए या 20 वर्षों के लिए एक मनीष सिसोदिया जी के जेहन में क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, टीचर्स एजुकेशन तो मुझे लगता है एक हमारा बड़ा काम, बड़ा मतलब स्टेप है जो हम शुरू से लेते रहे हैं। हमने स्कूल की बिल्डिंग्स ठीक कराई, उसके बाद टीचर्स का आईएम वगैरह में ट्रेनिंग कराई, फिर सिंगापुर में कराई। अभी हमने कुछ प्रोग्राम इस तरह के कराए कि हम विदेश की यूनिवर्सिटीज को, दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज को, आईएम वगैरह को भी सबको कांटेक्ट करते थे और हम कहते थे भाई हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग करो और उनके लिए प्रोग्राम बनाओ। तो वो एक अच्छा चला। हमारे ही कुछ ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन में ये बात आई निकल के, दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों ने मुझे एडवाइस किया कि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर्स को ये छूट होती है कि वो जाके कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, एमआईटी में कोई कोर्स कर सकते हैं और सरकार उसको सपोर्ट करती है, तो उस तरह से क्यों ना हम अपने टीचर्स को भी इस तरह की सपोर्ट करें। अभी तक ये सुविधा देश में आईएएस ऑफिसर्स के लिए उपलब्ध रही है, तो हम टीचर्स के लिए लेकर आ रहे हैं कि हमारा कोई टीचर, हमने देश की बड़ी 100 यूनिवर्सिटीज जिसमें येल यूनिवर्सिटी से लेके और सिंगापुर, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह, ऑक्सफोर्ड सब हैं, इनको हमने शामिल किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि अगर आप यहाँ का कोई कोर्स करना चाहते हैं, अब मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक्स का टीचर है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हाउ टू टीच इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स करना चाहता है,
या इकोनॉमिक्स के फंडा को और क्लियर करने के लिए पेडागोजी में कोई कोर्स करना चाहता है, वहाँ उनका कोई पॉपुलर प्रोग्राम है, तो सरकार क्यों ना सपोर्ट करे। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरा टीचर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आएगा, मेरे स्कूल में खड़ा होकर जब स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा तो मेरे तो बच्चे निखर उठेंगे, मेरा क्लासरूम निखर उठेगा। तो इसलिए हमने ये योजना बनाई। तो हमने देश की, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना के टीचर्स को दी है कि भाई आप इसमें से इनके प्री डिजाइंड प्रोग्राम्स, जो 6 महीने का 1 साल का कोई डिप्लोमा है, उसको चुनिए। हम अभी तक के जितने प्रोग्राम होते थे, क्योंकि हम टीचर चुन के देते थे, तो एक तरह से एंट्रेंस हम करा देते थे। अब हम कह रहे हैं कि अब आप अपने खुद, अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कैम्ब्रिज के प्रोग्राम में आप अपनी योग्यता के आधार पर दाखिला लीजिए। योग्यता आपकी होगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन कैम्ब्रिज का होगा। हम नहीं कहेंगे हमारे इस टीचर को दाखिला दो। आपकी योग्यता के आधार पर अगर कैम्ब्रिज आपको अपने यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1 साल के डिप्लोमा में ले लेती है, तो मैं खुशी खुशी आपको वहाँ भेजना चाहूंगा। सरकारी सपोर्ट देंगे, आपको छुट्टी देंगे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। एक मनीष जी, कबीर नाम की संस्था भी आप एनजीओ चलाते हैं, ये क्या है? क्योंकि कहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या था। तो मैं दर्शकों के लिए भी चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी पता चले, क्योंकि कबीर एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल निर्विवाद निर्लिप्त भाव का परिचायक है। तो आपने कबीर नाम रखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं संत कबीर दास जी का फैन रहा हूँ, और कबीर दास जी ने जो बात कही है उसके अनुसार सोचता हूँ एक शरीर यात्रा में, एक जीवन यात्रा में अगर उसमें से कुछ भी समझ सकें और उसको जी सकें तो बड़ा कृपा होगी। लेकिन ये जो कबीर एनजीओ हमने बनाया, मेरे बस इसका नाम कबीर मेरे संत कबीर दास जी के प्रेम के प्रति ले लिया गया। इसमें हम काम राइट टू इंफॉर्मेशन की मीडिया स्ट्रेटेजी का करते थे कि जब 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून देश में आया था, तो मैं उस वक्त तक पत्रकार था, और 2005 में फिर मतलब 5-7 साल मुझे अरविंद जी के साथ काम करते हुए हो गए थे। तो उस वक्त हम लोगों ने तय किया कि अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन का और सोसाइटी का जो काम है वो ज़्यादा टाइम डिमांडिंग हो गया है। तो अब वहाँ चैनल की नौकरी, वहाँ 6-7 घंटे 8 घंटे टीवी पे काम करना और उसके बाद फिर ये सब करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए तय किया कि कुछ क्रिएटिव काम और शुरू करते हैं। उस वक्त हमने एक ग्रुप बनाया था कबीर, और इसका काम था कि देश भर में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून का इस्तेमाल करके जो लोग एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं, जो लोग कुछ बदलाव ला रहे हैं, उनकी कहानियां दूसरे लोग, उनकी कहानियां संकलित करें, उस पर वीडियो बनाएं, उस पर डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उनको आम भाषा में आम जनता तक पहुंचाएं ताकि आम जनता और ज्यादा उसको समझ सके। उसको लेके लोकमत के साथ भी हमने एक कैंपेन किया था, आपको याद होगा। जी। उसको घुसा कैंपेन उस वक्त किया था, तो वो भी उसी का हिस्सा था। 2005 में उसको किया था। मनीष जी, आज हम राजनीति पर कोई बात जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा ये थी कि हम शिक्षा को लेकर के ज्यादा बातचीत करें। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचे, कुछ लोग प्रेरित हों इससे, और कुछ और मनीष सिसोदिया हमारे बीच में आए उभर करके, और वो भी अपने अपने क्षेत्रों में कुछ काम करें। तो एक दिन ऐसा आए जब हमारा देश जो है, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए दुनिया भर में जाने जाते रहे हैं, अपनी परंपराओं में भी, अपने इतिहास में, अपनी संस्कृति में, आप उस ओर ले जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसके लिए देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ अगर और कहना चाहें, हमारा लोकमत का ये 50वां वर्ष भी है, स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो एक संदेश आपकी तरफ से जो मैं जरूर चाहूंगा लोकमत के लिए। एक तो जो आपने एक पिछला सवाल पूछा था उसका आधा हिस्सा मैं भूल जी, गया। हाँ, वो एक विजन का आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट से मुझे याद आया, आपने 10 साल का विजन पूछा। मुझे लगता है कि अगर अगले 10 साल में हम एंटरप्रेन्योरशिप और हैप्पीनेस और देशभक्ति को इंश्योर कर लें, तो वैज्ञानिक तो हमारे देश के बच्चे बनेंगे ही, मैथमेटिशियन और केमिस्ट तो हमारे केमिस्ट्री में एक्सपर्ट या इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट, ह्यूमैनिटीज में एक्सपर्ट तो हमारे बच्चे बनेंगे ही, लेकिन वो खुश रहना सीखें और साथ साथ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो और उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, देश के लिए मर मिटने की भावना हो। ये मुझे लगता है 10 साल में हासिल हो सकता है। और अगर हम एजुकेशन के जरिए 10 साल में हासिल कर लें, तो जो आपने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने से, भारत को इकोनॉमिक गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा भरोसा है। तो मुझे लगता है एजुकेशन को वहाँ केवल 10 साल में पहुँचाया जा सकता है। दिल्ली में 5-7 साल में उसमें काम हुआ है, लेकिन
खाली दिल्ली में काम होने से नहीं होगा, पूरे देश में एक मुश्त। मैं इसको एक छोटा सा समय आपका और लूंगा इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो, समय है हमारे पास, आप, दर्शकों की मैं तो सुविधा। आपके समय के लिए था जी। थैंक यू। देखिए क्या होता है, मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा और हम सब लोगों को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि मैं आज यहाँ क्यों बैठ पाया हूँ, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ क्यों बैठ पाए हैं। हमारे पीछे हमारा आधार शिक्षा है। जितने लोग हमारे इस बातचीत को देख रहे हैं उनके हाथ में आज एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है। जी। जितने लोग पढ़े लिखे हैं आज और सक्षम हैं, जी। उनके सक्षम होने का आधार शिक्षा है। जी। अब आपको शिक्षा क्यों मिली, मुझको शिक्षा क्यों मिली, हमको थोड़ा सा अपनी पीढ़ियों में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जाके पहले ये देखना पड़ेगा। हम सबके पीछे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, शायद किसी की 4 पीढ़ी भी होंगे, पहले परिवार उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 1 2 3 या 4 पीढ़ी पहले किसी एक पीढ़ी ने ये तय किया हम सबकी कि हम एक घर में एक्स्ट्रा कमरा बाद में बनवा लेंगे, पहले बच्चों को पढ़ा लेते हैं। पिताजी ने ये तय किया होगा या दादाजी ने तय किया होगा कि हम एक साइकिल बाद में खरीद लेंगे, 2 बैल बाद में खरीद लेंगे, एक नया खेत बाद में खरीद लेंगे छोटा सा जो गांव में बिक रहा है, पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। शराब की एक बोतल का नशा का मजा बाद में ले लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। जिस पीढ़ी ने ये डिसीजन लिया वो हार्ड डिसीजन रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा। जिस पीढ़ी ने ये हार्ड डिसीजन लिया उससे अगली पीढ़ियां सुधरती चली गई, उसके अगली पीढ़ियां सक्षम होती चली गई। शिक्षा में वो ताकत है। तो एक देश के रूप में भी अगर हम कुछ टफ डिसीजन लेके एक बार ये तय कर लें कि हम अपने देश को शिक्षा के माध्यम से खड़ा करेंगे, कुछ चीजें उसमें हमारे इमीडिएट जरूरतें या इमीडिएट लालच होंगे, इमीडिएट लग्जरीज होंगी, उनको हम कह सकते हैं थोड़ा बाद में कर लेंगे, हम नहीं तो अगली पीढ़ी मजा कर लेगी उसके। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी पीढ़ी को पढ़ाने का मजा लेते हैं। ये एक पीढ़ी ने अगर देश की तय कर लिया तो 10 साल में शिक्षा और शिक्षा के दम पे देश कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगा। अंत में मैं एक तो आपको भी धन्यवाद करूंगा, आपने बहुत अच्छी, और मुझे लगता है राजनीतिक बात तो हमेशा रोज होती है राजनीति में, तो जी बिल्कुल बिल्कुल। अपनेपन से इतने जरूरी मुद्दों पे मेरे साथ चर्चा की।